नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है ना कि भारत का संविधान बस आर्टिकल्स और तारीखों का एक बहुत बड़ा उलझा हुआ जाल है। तो आज हम इसी जाल को मिलकर सुलझाएंगे। हम संविधान को एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे एक बार समझ लिया तो फिर किसी भी मुश्किल विषय को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए इस मास्टर क्लास में भारत की सबसे बड़ी कहानी को समझना शुरू करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए संविधान का मतलब क्या होता है? सैकड़ों आर्टिकल्स, ढेरों अमेंडमेंट्स और ना जाने कितनी तारीखें। और ऐसे याद करने का तरीका रटना। पर रटने से होता क्या है? आज पढ़ा, कल भूल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि कोई कानून बना तो क्यों बना, उसके पीछे सोच क्या थी और आज हमारी जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। बस इसी तरीके को आज हमें बदलना है। इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा सा है, अपना नजरिया बदलना। संविधान को एक रूल बुक की तरह देखना बंद करना होगा और इसे एक राष्ट्र की कहानी की तरह पढ़ना शुरू करना होगा। ये भारत की कहानी है, हमारे आजादी के संघर्ष की, हमारे सपनों की और हमारे भविष्य के वादों की। जब हम इसके पन्नों के पीछे छिपे इतिहास और सोच को पकड़ लेते हैं, तो हर आर्टिकल, हर शब्द अपने आप शीशे की तरह साफ होने इस लगता है। कहानी को ठीक से समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम संविधान की भव्य कहानी यानी इसके बनने के इतिहास को जानेंगे। फिर प्रस्तावना के वादों को समझेंगे जो कि इसकी आत्मा है। इसके बाद हम इसके दिल में उतरेंगे यानी अधिकारों और निर्देशों को जानेंगे। फिर समझेंगे कि दस्तावेज के संरक्षक कौन है। हम ये भी देखेंगे कि ये संविधान विकसित कैसे होता है और आखिर में इन सब को जोड़कर हम अपनी परीक्षा के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार तो करेंगे। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले अध्याय से, संविधान की भव्य कहानी। एक बात गांठ बांध लेनी है कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो कोई एक दिन में नहीं लिखा गया था। अरे, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी हुआ, जो संघर्ष हुए, जो सुधार हुए, ये उन सब का नतीजा है। इस कहानी के कुछ जरूरी मोड़ देखते हैं। देखिए, शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ा सा कंट्रोल किया। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसने पावर को और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद, जब कंपनी राज खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में आ गया। और फिर सबसे जरूरी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये इतना बड़ा था कि हमारे आज के संविधान का जो ढांचा है ना, वो काफी हद तक इसी पर आधारित है। तो इन सब कानूनों ने धीरे धीरे एक एक करके वो जमीन तैयार की जिस पर हमारा संविधान खड़ा हुआ। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का नतीजा क्या निकला, जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, इतना वक्त लगा हमारी संविधान सभा को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में। जरा सोचिए उस हॉल का माहौल कैसा होगा जहां हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर घंटों बहस होती थी। कुल 11 सेशन हुए, 165 दिन बैठ के चली। तो ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये उन महान लोगों के सपनों, उनकी बहसों और उनकी दूर की सोच का एक जीता जागता सबूत है। तो ये तो थी कहानी कि संविधान बना कैसे, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये बना क्यों, इसका मकसद क्या है। इस क्यों का जवाब हमें संविधान के पहले ही पन्ने पर मिलता है, इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। और याद रखिए, प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे संविधान का आईना है, उसकी आत्मा है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद पहली बार ये कहा गया कि भारत में सबसे बड़ी ताकत कोई राजा रानी या कोई विदेशी सरकार नहीं, बल्कि भारत के आम लोग हैं। इस संविधान को पावर हमसे मिलती है। प्रस्तावना भारत को 5 चीजें बनाने का वादा करती है। संप्रभु यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे। समाजवादी यानी सरकार का काम अमीर गरीब का फर्क कम करना होगा। पंथ निरपेक्ष यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, उसकी नजर में सब बराबर हैं। लोकतांत्रिक मतलब सरकार जनता चुनेगी। और गणराज्य, जिसका मतलब है कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो किसी खानदान से नहीं होगा। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो एग्जाम में बार बार आती है। ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। इसे याद रखिएगा। एक सवाल उठता है कि क्या संसद संविधान को बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। पर क्या वो इसे किसी भी हद तक बदल सकती है?
इस सवाल पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लंबी खींचतान चली और इस खींचतान का अंत हुआ 1973 के एक ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। ये वो सिद्धांत था जिसने संविधान की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचती। तो ये बुनियादी ढांचा आखिर है क्या? देखिए, मतलब बहुत सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान बदलने की पावर तो है, पर यह पावर अनलिमिटेड नहीं है। संसद संविधान के उन हिस्सों को नहीं छू सकती जो इसकी नींव हैं, इसका बुनियादी ढांचा है, जैसे देश का संघीय ढांचा, सेक्युलरिज्म या कानून का राज। आसान भाषा में कहें तो आप घर में पेंट करवा सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, पर आप घर की नींव नहीं तोड़ सकते। ये सिद्धांत हमारे संविधान के लिए एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है। अब संविधान के दिल में उतरते हैं। पार्ट 3 में दिए गए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये दोनों मिलकर ही ये तय करते हैं कि नागरिक और सरकार के बीच रिश्ता कैसा होगा और एक अच्छे भारत को कैसा होना चाहिए। अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। सोचिए जरा, क्यों? मान लीजिए आपको बराबरी का, आजादी का सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन अगर कोई उन्हें आपसे छीने और आपके पास कुछ करने का रास्ता ही ना हो, तो क्या उन अधिकारों का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 32 वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। ये हमें पावर देता है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जाए तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे सुंदर शब्द होते। इन दोनों में एक बेसिक फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार जस्टिसेबल हैं, इसका मतलब ये आपका हक है। अगर सरकार ये आपको नहीं देती तो आप कोर्ट जा सकते हैं। वहीं निदेशक तत्व नॉन जस्टिसेबल हैं। ये सरकार के लिए गाइडलाइन की तरह हैं, एक टू डू लिस्ट कि देश को बेहतर बनाने के लिए ये सब करना है। इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर यह देश चलाने के लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि ज्यादा जरूरी कौन है, एक व्यक्ति का अधिकार या पूरे समाज का भला? इस बड़े सवाल का जवाब मिला 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कोई एक ऊपर नहीं है। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, जो हार्मनी है, वही हमारे संविधान की असली नींव है। संविधान तो लिख दिया गया, पर समय बदलेगा, नए सवाल आएंगे, तो उसके शब्दों का सही मतलब कौन बताएगा? ये जिम्मेदारी दी गई है हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी को। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का आखिरी व्याख्याकार और संरक्षक है, और उसके जो ऐतिहासिक फैसले होते हैं वही इस संविधान को एक जिंदा दस्तावेज बनाते हैं। लेकिन ये इतने सारे केस हैं, उन्हें याद कैसे रखें? एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। हर केस में बस दो चीजें पकड़नी है। पहली, केस का नाम और उसका साल, और दूसरी, उस केस से निकला मुख्य सिद्धांत क्या था, मतलब उस केस से क्या बड़ा नियम बनाया। बस ये दो बातें। चलिए इसे दो बहुत जरूरी उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, साल था 1978। इस एक केस ने आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का मतलब ही बदल दिया। पहले जीवन के अधिकार का मतलब था बस सांस लेना, जिंदा रहना, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। और इस एक फैसले ने जीवन के अधिकार को गरिमा के साथ जीवन के अधिकार में बदल दिया। उदाहरण देखते हैं, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। इस फैसले ने दो बहुत बड़ी बातें कहीं। पहली, इसने साफ कर दिया कि पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और दूसरी, इसने आर्टिकल 356 के गलत इस्तेमाल पर कड़ी रोक लगा दी, जिसका इस्तेमाल अक्सर राज्य सरकारों को गिराने के लिए होता था। इस केस ने भारत के संघीय ढांचे को बहुत मजबूती दी। हम बार बार कह रहे हैं, हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। समाज बदलता है, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, और संविधान को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और ये बदलाव कैसे होता है? ये होता है संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करने की शक्ति से। आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये पावर देता है। अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, पर कुछ बहुत ही खास हैं, जैसे 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ। ये इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फिर 73वां और 74वां संशोधन, जिसने पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया। और
86वां संशोधन जिसने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। ये सब दिखाते हैं कि हमारा संविधान कैसे वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है, चलिए उसे एक साथ एक फ्रेम में रखते हैं। ये हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट होगा। इसे समझने के बाद ये सारी मुश्किल लगने वाली बातें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और ये एग्जाम के लिए एक जबरदस्त रिवीजन टूल का काम करेगा। चलिए इस टेबल को एक कहानी की तरह जोड़ते हैं। देखिए, 1973 में केशवानंद भारती केस ने बुनियादी ढांचे की एक लक्ष्मण रेखा खींची। फिर 1978 में मेनका गांधी केस ने आर्टिकल 21 को एक नई जान दी। इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाया। और फिर 1994 में एसआर बुम्मई केस ने सेक्युलरिज्म को उस बुनियादी ढांचे का एक अटूट हिस्सा बना दिया। देख रहे हैं, ये 4 केस हमारे संविधान के 4 मजबूत स्तंभों की तरह हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। ये समझा कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं, बल्कि ये भारत की एक जिंदा और धड़कती हुई कहानी है। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ आगे बढ़ता है, विकसित होता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस महान कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। और याद रखिए, इस कहानी के लेखक वही हैं जहां से ये शुरू हुई थी, हम भारत के लोग। अगला अध्याय लिखने में हमारी क्या भूमिका होगी, इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।